हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे चल रहा है प्रिपरेशन आपका? पिछले वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस किए थे कि फाइनेंशियल मार्केट होता है क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स का होता है वो भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और फाइनेंशियल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होता है वो भी हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंस्ट्रूमेंट केवल बता दिए थे कि ये 5 इंस्ट्रूमेंट है, 5 इंस्ट्रूमेंट था, और ये 5 इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद कुछ समझ में आ पाएगा ये चैप्टर। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं जानोगे। क्योंकि एक तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें आपको देखना होगा कौन से इंस्ट्रूमेंट पे, किस डॉक्यूमेंट पे पेमेंट हमको पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन ही था, जो भी आपके पास सेविंग पड़ा हुआ है वो सेविंग आप ऐसा प्रोडक्शन यूज में लगाइए जहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट हो सके। इनफैक्ट मतलब बैंक से ज़्यादा हो सके ना। अब बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, बैंक में आपको कितना मिल रहा है, उससे ज़्यादा हो तभी तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप उस फाइनेंशियल मार्केट के वीडियो को अच्छे से देखिए, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो देख सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में आगे का हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रेजरी बिल, इसको हम लोग टी बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, टी बिल के नाम से जानते हैं कि टी बिल होता क्या है ना। यहाँ पे टी बिल है और ये टी बिल है। तो टी बिल है क्या वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसा की आवश्यकता होता है ना, तो वो क्या करता है, आरबीआई को अप्रोच करता है। आरबीआई को बोलता है कि हमें पैसा दिलवाओ कहीं से शॉर्ट टर्म के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा की आवश्यकता हो रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, आरबीआई को बोलेगा। आरबीआई हर पब्लिक से पैसा एक इकट्ठा करवा कर उसको देगा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ट्रेजरी बिल का मतलब यही होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है। और वो जारी करता है किसको, आम जनता को जारी करता है। आप लोग, हम लोग, कोई भी ट्रेजरी बिल पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन बात आता है कि सर हम इसमें इन्वेस्ट कितना करेंगे। अब इसमें इन्वेस्ट आपका 25,000 से स्टार्ट होता है। आप 25,000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा। लेकिन ये जो है ना 25,000 के मल्टीपल पे चलता है, मतलब 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये नहीं कि 25 है तो 30 से 35 ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका 1 ईयर तक के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर्स, इससे ज़्यादा दिन के लिए इसका नहीं होता है। तो देखो, यही लिखा हुआ है, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के बिहाफ पे आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल को इशू करता है। तो देखो, एमसीक्यू में पूछता भी है कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा इशू होता है, तो आरबीआई के द्वारा होता है। दिस बिल इनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज दिस बिल आर सोल्ड टू बैंक एंड जनरल पब्लिक। मतलब ये जो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये बोरो करता है पेमेंट, और वो किसको देता है, किसी बैंक को दे सकता है या जनरल पब्लिक, आप लोग, हम लोग, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ट्रेजरी बिल इशू किया जा सकता है। दीज बिल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर, नेगोशिएबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, मतलब कि वैसा डॉक्यूमेंट जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, और मेनी टाइम्स, बहुत बार आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको आप ट्रांसफरेबल कर सकते हो। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर करने योग्य, जो ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आज हम लोग ट्रेजरी बिल ले लिए हुए हैं, वो ट्रेजरी बिल हम किसी और को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को हम दे सकते हैं वो ट्रेजरी बिल। तो वो ट्रेजरी बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और इसको आप ट्रांसफर बार बार आप कर सकते हो। दीज आर इशूड एट ए डिस्काउंट। हाँ,
अब ये देखिए डिस्काउंट पे इशू होता है, डिस्काउंट पे ये इशू होता है। जैसे कि सपोज मान लो कि अगर ट्रेजरी बिल 100 रुपये का है, आरबीआई एक निर्धारित किया कि 100 रुपये का ट्रेजरी बिल होगा, ट्रेजरी बिल है 100 रुपये का, लेकिन वो इशू करेगा 90 रुपये में। मतलब कि आरबीआई बोलेगा कि जो 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है ना, वो आप 90 रुपये में लो हमसे। आरबीआई इशू करेगा कि 100 रुपये वाला ट्रेजरी बिल 90 रुपये में लेना है, और जब पेमेंट करने की बारी आएगा, जब आरबीआई जब पेमेंट करेगा, वापस करेगा, तो वो आपको 100 रुपया करेगा। मतलब कि डिस्काउंट पे इशू होगा और पार पे पेमेंट होगा। पार का मतलब जितना का है उतना में, मतलब 100 रुपये वाला था ट्रेजरी बिल तो 100 रुपये में ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप 90 रुपया लगा रहे हो पैसा, अब मिल रहा है 100 रुपया, आपको बेनिफिट हो गया। तो ट्रेजरी बिल जो होता है वो डिस्काउंट पे इशू होता है। तो क्वेश्चन में ये भी आता है कि ट्रेजरी बिल किस चीज़ पे इशू होता है, डिस्काउंट पे। These are considered safest investment as these are issued by RBI. The maturity period of treasury bill varies from 14 days to 364. मतलब ये 14 दिन से लेकर 364 दिन तक का होता है। 14 डेज से लेकर 364 डेज तक के लिए ये मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। ट्रेजरी बिल आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। इसको जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला जाता है? कारण है कि ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पे इशू होता है और पार पे पेमेंट होता है, पार पे पेमेंट मिलता है हमको। ठीक है, अगर मान लीजिए आरबीआई है और आरबीआई बिल इशू कर दिया 100 रुपये वाला ट्रेजरी बिल 90 में इशू कर दिया। जब ये पेमेंट करेगा एक साल में, तो एक साल में जब वो पेमेंट करेगा तो 90 वाला चीज़ का वो 100 रुपया देगा, वो मतलब 10 रुपये आपको फायदा हो रहा है ना। तो वो ट्रेजरी बिल की बात है, इसलिए इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते थे। ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। उसका देखिए, दे आर इशूड एट ए प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जो इशू होता है प्राइस जितना होता है उससे कम में इशू होता है और पार पे पेमेंट होता है, जितने का ट्रेजरी बिल है उतने का। दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। मतलब कि 25,000 के लेवल में चलना है आपको, इन्वेस्टमेंट आपका है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और देयर 25,000 के मल्टीपल में आप जितना भी जा सकते हो आप कर सकते हो। 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपको करना है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ट्रेजरी बिल का मतलब यही होता है कि ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करता है, और ट्रेजरी बिल जो इशू होता है वो डिस्काउंट पे इशू होता है, और पेमेंट जो मिलता है वो पार पे मिलता है। मतलब ट्रेजरी बिल इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ट्रेजरी बिल का जो ड्यूरेशन होता है, मैच्योरिटी डेट जो होता है वो 14 डेज से लेकर 364 डेज तक के लिए होता है, और ट्रेजरी बिल जो है इसका जो अमाउंट मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो 25,000 तक के लिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर ट्रेजरी बिल क्या आम जनता हम लोग ले सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग भी ले सकते हो ट्रेजरी बिल। जिस समय ट्रेजरी बिल इशू होगा उस समय आरबीआई के पास जाइए, अब तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन लीजिए और ट्रेजरी बिल आप परचेज कर लीजिए। 25,000 1 लाख आपको जितना है आप उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, और आपको 364 डेज के डेज में आपको पेमेंट मिल जाएगा। सपोज अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कभी कभी क्वेश्चन सवाल करते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि टी बिल अगर हम ले लिए, आज हम ले लिए और वो 364 डेज के लिए हम लिए, लेकिन पैसा की आवश्यकता सर हमको 60 डेज के अंदर में ही पड़ गया, तो क्या वो टी बिल हम बेच सकते हैं? तो आरबीआई तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप उस बिल को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी अदर पर्सन, या बैंक में जाकर आप पैसा उससे ले सकते हो, डिस्काउंटेड करवा के आप पैसा ले सकते हो, उसको बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो वो टी बिल होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग टी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल। तो आई होप आपको ट्रेजरी बिल तो समझ में आ गया कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। रटना नहीं है, बस समझो क्या होता है, आप आराम से एग्जाम में लिख लोगे, अच्छे से एग्जाम में लिखोगे। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल वो बिल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिहाफ में आरबीआई को बोलता है, और आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करता है। किसको इशू करता है? आम जनता को, किसी कंपनीज को, किसी बैंक को, किसी फर्म को, किसी को भी इशू कर सकता है। ट्रेजरी बिल का जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज से लेकर 364 डेज तक का ड्यूरेशन होता है।
इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, वो होता है 25,000। अब आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग मतलब कि क्या बोलते हैं 1 लाख 2 लाख तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, चलो 25,000 तो कर सकते हो ना, 25,000 तो करोगे ना, तो आप इतना इन्वेस्ट करके आप टी व्हील को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि टी व्हील है क्या। तो अच्छे से टी व्हील आपको समझ में आ चुका होगा कि टी व्हील का क्या मतलब होता है। अब आगे देखते हैं, टी बिल के बारे में हिंदी में हम लिख दिए हुए हैं कि हिंदी में क्या है। देखिए, खजाना बिल का अभिप्राय ऐसे अल्पकालीन प्रपत्र से है जो केंद्रीय सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं अथवा जनता को जारी करता है। सिंपल सा में नहीं लिखा हुआ। इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। इनका निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से किया जाता है। इनकी अवधि 14 दिन से लेकर 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन की होती है। ये बिल प्रायः व्यापारिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को दिया जाता है, द्वारा क्रय किया जाता है, और ट्रेजरी बिल अत्यधिक डिस्काउंट पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मतलब डिस्काउंट पे खरीदा जाता है, इसको तो मतलब इसको डिस्काउंट पे लिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्काउंट पे लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में और आगे तो डिस्काउंट पे लिया जाता है, और इसी में तो इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो ये हिंदी में इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिस्काउंट पे खरीदा जाता है और पार पे पेमेंट होता है। उसके बाद है कॉमर्शियल पेपर। अब देखो कॉमर्शियल पेपर, टी बिल तो समझ आ गया। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप समझ गए कि पहला इंस्ट्रूमेंट है क्या, है ना। तो पहला इंस्ट्रूमेंट आप लोग जान चुके हुए हैं। अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है कॉमर्शियल पेपर। अब देखो कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए स्टूडेंट आप कि कॉमर्शियल पेपर हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। ठीक है, अब आप लोग स्टूडेंट लोग तो खास करके नहीं लीजिएगा, आप लोग हम लोग नहीं ले सकते। उसके लिए कौन होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। कॉमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। मतलब 1990 में कॉमर्शियल पेपर लिया। ठीक है, 1990 में 1990 में कॉमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। भारत में कॉमर्शियल पेपर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो 1990 में किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ गया। तो जब तक आप छोटे छोटे पॉइंट नहीं पढ़िएगा तब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको हम एमसीक्यू का भी एक वीडियो देंगे और उसको अच्छे से कवर करोगे। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी विथ ए फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड विच वेराइज 15 डेज टू 1 ईयर। मतलब देखिए यहाँ पे 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। देखो अनसिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं होता है। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो कि पब्लिक के द्वारा इश्यू किया जाता है या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इश्यू किया जाता है कंपनी। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 15 डेज से लेकर 1 ईयर के लिए होता है। कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड, दीज कैन बी इशूड बाई कंपनीज हैविंग गुड रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्थीनेस। मतलब कि ये वो कंपनी इशू करता है जो जिस कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, जिसका क्रेडिट वर्थीनेस अच्छा है, वो इस चीज़ को इशू कर सकता है। द कॉमर्शियल बैंक एंड म्यूचुअल फंड आर द मेन इन्वेस्टर ऑफ कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर का मेन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं और म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर का जो भी बहुत सारे जो कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना इन्वेस्टर्स, वो लोग मतलब कि इस पर ज़्यादा पैसा लगाते हैं कॉमर्शियल पेपर पे। तो 15 डेज से लेकर 1 ईयर्स के लिए होता है। अब जाहिर सी बात है कि सर ये आप बोल सकते हो कि सर ये पैसा क्यों लेता है कंपनी, तो अपने वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए। अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल है ना, कंपनी का अगर वर्किंग कैपिटल है तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है तो उस वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए वो इस पैसा को इकट्ठा करता है। अब वर्किंग कैपिटल बहुत सारा चीज़ हो सकता है ना, ग्रॉस नेट जो भी हो, है ना, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए ये पैसा इकट्ठा करता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए कॉमर्शियल पेपर को हम लोग हिंदी में भी लिखे हुए हैं कि कॉमर्शियल पेपर ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो बहुत अच्छी साख वाली कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके क्रेता बैंक, बीमा कंपनी, यूनिट ट्रस्ट फर्म होती है। इनका विक्रय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह से हो सकता है, अर्थात कंपनी सीधे ही क्रेता को कॉमर्शियल पेपर बेच सकता है या किसी एजेंसी की सहायता ले सकती है।
एक कॉमर्शियल पेपर एक अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख होता है और इनका प्रयोग अल्पकालीन मौसमी तथा कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। देखो सिंपल सब लिख दिए कि ये इसका जो उपयोग होता है वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए मतलब कॉमर्शियल पेपर का यूज होता है। और इसका जो मिनिमम अमाउंट 5 लाख होता है, तो मिनिमम अमाउंट आपका कॉमर्शियल पेपर का मिनिमम अमाउंट आप 5 लाख ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि इसका जो मिनिमम अमाउंट होगा वो कितना होगा, मिनिमम अमाउंट जो होगा वो 5 लाख होगा, 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये किस लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, तो ये वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। अगर आपको कमर्शियल पेपर अगर यूज करना है तो आप किस चीज़ के लिए फुलफिल करोगे, तो फुलफिलमेंट ऑफ WC मतलब वर्किंग कैपिटल। जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल उस कैपिटल को बोलते हैं जो बिजनेसमैन को डे टू डे बिजनेस में जरूरत पड़ता है पैसा का, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है ना। तो वर्किंग कैपिटल के लिए तो याद रखिएगा कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर उस पेपर को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे कॉमर्शियल जहाँ पे क्रेडिट वर्थनेस कंपनी है जो जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वो रेपुटेशन वाले कंपनी क्या करते हैं, वो लोग मतलब कि वो लोग मतलब कि पैसा इशू करते हैं कमर्शियल पेपर। तो जिस कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है वो कंपनी इशू करता है मार्केट में। अब वो मार्केट में कोई भी ले सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, कोई नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपके पेपर को परचेज करेगा। पेपर हो तो कमर्शियल पेपर को परचेज करेगा। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर यही होता है। इसका जो मिनिमम अमाउंट होगा वो आपका 5 लाख तक का होगा, 5 लाख होगा। आप मैक्सिमम आप जितना करो, इसका मल्टीपल नहीं कि 5 लाख 10 लाख ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन जो होता है 15 दिन से लेकर 1 साल के लिए होता है। आप 15 दिन से स्टार्ट करो और 1 साल तक के लिए आपका ये कमर्शियल पेपर का काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए इसका डीलिंग प्रोसीजर है यहाँ पे। तो कमर्शियल पेपर का डीलिंग प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 15 दिन से 12 महीना तक के लिए। तो ये तो आपको बता ही दिए कि कमर्शियल पेपर का डीलिंग प्रोसीजर यही है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कॉपी खोल के रखिएगा, लिखिएगा इसको। आगे देखिए, क्योंकि ये पूरा नोट्स आपका है, एक्स्ट्रा नोट्स हम आपको नहीं देने वाले, आपको डायरेक्ट आपको यहीं से आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, कमर्शियल बिल क्या है, देखिए कमर्शियल बिल का क्या मतलब होता है। ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल आर बिल ड्रॉन बाय वन बिजनेस फ्रॉम वन अनदर। These are common instrument used in credit purchase and sale. These have short term maturity period, generally 90 days, and can be discounted with the bank even before the maturity period. These are negotiable instrument and can be easily transferred. मतलब कि देखो कमर्शियल बिल का काम कब होता है, कमर्शियल बिल का काम कब होता है। देखो आप लोग 11th में पढ़े भी होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो है वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। जब भी कोई गुड्स हम परचेज करते हैं, जैसे सपोज मान लो कि कोई गुड्स परचेज किया गया, ठीक है, अगर उधार पे कोई सामान खरीदा जाता है तो सेलर जो होता है आपको एक बिल लिख के देता है जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। वो बिल जो होता है तो वो आप क्रेडिट पे जब आप परचेज करते हो, तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज कब इश्यू होगा, जब कोई परचेजर क्रेडिट पे कोई सामान खरीदता है उस समय बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है, या फिर आप कमर्शियल बिल भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट पे कोई सामान आप परचेज कर रहे हो, उधार पे कोई सामान परचेज करते हो, तो सेलर अपने प्रूफ के लिए एक बिल बनाता है जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वो 90 डेज के लिए होता है, 3 मंथ के लिए होता है। आप लोग 11th तो पढ़े होंगे, ये कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, कमर्शियल बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट पे उधार पे कोई सामान खरीदते हो तो सेलर आपके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है। तो जो सेलर होता है उसको ड्रोअर बोलते हैं, और जो खरीदने वाला होता है उसको हम लोग ड्रोई बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई सेलर है,
बेचने वाले हैं, और यहाँ पे एक बायर है जिसको हम लोग खरीदने वाले बोलते हैं। तो सेलर और बायर दो है, ठीक है। बायर कोई सामान क्रेडिट करना चाहता है, क्रेडिट पे, उधार पे कोई सामान खरीदना चाहता है क्रेडिट पे, ठीक है। तो उधार पे कोई सामान खरीदना चाहता है तो सेलर क्या करेगा कि चलो ठीक है, हम आपको उधार पे सामान देने के लिए तैयार है, हम आपको गुड्स देंगे, लेकिन ये गुड्स सोल्ड कर देगा, गुड्स सोल्ड कर देगा ये। तो उसके बदले में सेलर क्या करेगा, एक बिल बनाएगा, सेलर एक बिल बनाएगा जिसका नाम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इस बिल में वो सभी चीज़ रिकॉर्ड रहेगा, जैसे कि हम इस पर्सन को बिल लिखें, इस व्यक्ति को हम सामान बेचें, ये सामान हम बेचें, इतना रुपये का सामान बेचें, इतना दिन में ये टाइम पेमेंट कर देगा, वो टोटल चीज़ आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हो रहेगा। और यही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कमर्शियल बिल कहलाता है। और इसका ड्यूरेशन जो होता है ना, वो 90 डेज के लिए होता है, 3 महीना के लिए होता है। तो कमर्शियल बिल का ड्यूरेशन जो है ना, वो 3 महीना के लिए होता है। अब ये सेलर के पास फिलहाल जब तक पेमेंट पूरा नहीं मिलेगा तब तक वो बिल सेलर अपने पास रखेगा। अब सपोज मान लो कि सेलर को पैसा की आवश्यकता पहले ही पड़ गया, सेलर को पैसा की आवश्यकता पहले ही पड़ गया, तो वो क्या कर सकता है, उस बिल का डिस्काउंटिंग बैंक में जाकर करवा सकता है। बैंक को जाकर बोलेगा कि देखिए मेरे पास 1 करोड़ का बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल बिल है, इस बिल का हमको डिस्काउंटिंग करना है। बैंक वो पैसा आपको दे देगा कुछ चार्ज काट के, बैंक अपना डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा और उसके बाद आपको देगा। तो वही लिखा हुआ था यहाँ पे कि कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। जो आपका मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप क्या कर सकते हो, आप बैंक बिल को डिस्काउंटिंग करवा सकते हो। बिल को इंडोर्स भी किया जाता है, कमर्शियल बिल को हम इंडोर्स भी कर सकते हैं, हम किसी थर्ड पार्टीज को वो बिल दे सकते हैं, तो वो कमर्शियल बिल होता है। तो इसी को हम लोग कमर्शियल बिल कहते हैं। तो कमर्शियल बिल समझ में आ गया होगा कि वैसा बिल होता है जब हम एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को उधार पे सामान बेचता है तो उसके बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल बनाकर दिया जाता है। और एक पार्टी जो बेचने वाला होता है उसको ड्रोअर बोलते हैं। ये जो पार्टी है इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रोअर बोलेंगे, इसको हम लोग ड्रोअर बोलेंगे, ठीक है। ये जो पार्टी है ये हो गया ड्रोअर, और ये जो पार्टी हो गया ये हो गया ड्रोई। जो खरीदने वाला पार्टी होता है उसको हम लोग बोलेंगे ड्रोई, जो बेचने वाला पार्टी होता है उसको हम लोग बोलेंगे ड्रोअर, ठीक है। तो ड्रोअर और ड्रोई दो पार्टीज होते हैं और ये दोनों पार्टी इस बिल को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे है कॉल मनी। तो कॉल मनी की बात अगर करें तो कॉल मनी क्या है, तो कॉल मनी देखिए द मनी बोरोड और लेंड ऑन डिमांड फॉर ए शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे। मतलब देखो ये इसका काम कब होता है, कॉल मनी का काम कब होता है, कॉल मनी का काम उस समय होता है ना जब कोई भी इंटर ट्रांजेक्शन बैंक होता है, कोई भी बैंक हो। अब जैसे सपोज मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक को तुरंत पैसे की आवश्यकता पड़ गया। अब वो पैसा की आवश्यकता किस लिए पड़ सकता है, तो हो सकता है CRR मेंटेन करने के लिए हो। अब CRR क्या होता है, तो वो CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए हो सकता है। या फिर कोई भी बिजनेसमैन बैंक में आ गया और उसको लोन की ज़रूरत पड़ गया, तो उसके लिए पैसा का फंड अगर कम है तो वो अदर बैंक से क्या कर सकता है, कॉल करके पैसा मंगवा सकता है। इसलिए इसको कॉल मनी बोलते हैं, है ना। कॉल लोन्स भी बोलते हैं इसको, तो कॉल मनी बोलो या फिर कॉल लोन बोलो, जो से कुछ भी बोल सकते हो। तो द मनी बोरोड और लेंड ऑन डिमांड फॉर ए शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे, मतलब 1 दिन के लिए, एंड संडे और अदर हॉलीडे। अब मालूम ही है कि संडे बैंक वगैरह बंद रहेगा, संडे को और हॉलीडे को बंद रहता है, तो उसको छोड़कर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस मोस्टली बैंक यूज कॉल मनी, और कॉल मनी को यूज करता है। और इसका काम जो होता है ना डायरेक्ट आपको कॉल पे ही हो जाता है। इसका जो काम होता है ये कॉल पे ही हो जाता है। 15 दिन के लिए होता है ये, 1 दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए काम होता है, 1 डे से 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए। इससे ज़्यादा दिन के लिए कॉल मनी का काम नहीं होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा दिन के लिए कॉल मनी का काम नहीं होता है। इससे ज़्यादा दिन के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉल मनी का काम आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 1 डे to 15 डेज इन इट्स लिक्विडिटी जस्ट नेक्स्ट टू कैश, है ना। तो आप इसका कैश को आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। तो ये चीज़ आपका क्या है कि कॉल मनी का मतलब ही होता है कि जब कोई बैंक को पैसा की आवश्यकता होता है तो उस समय वो बैंक क्या कर सकता है, अदर बैंक से, इंटर बैंक या अदर बैंक से वो पैसा कॉल पे मंगवा सकता है।
तो वही लिखा हुआ था, द मनी borrowed or lent on demand for a short period which is generally one day, Sunday and other holiday are excluded for this purpose. Mostly banks use call money when one bank faced temporary shortage of cash, then the bank with surplus cash lent to bank in shortage for 1 or 2 days. मतलब कि शॉर्टेज जिसके पास शॉर्ट है वो अदर बैंक सरप्लस बैंक से पैसा ले सकता है. Call money is called interbank call money market, but even other organizations such as insurance company, mutual fund company, etc. also deal with call money. Call money से deal कर सकता है, and it is a market over the telephone. ये टेलीफोन पे ही टोटल काम हो जाता है, कॉल पे ही. The maturity period of call money are extremely short and varies from 1 day to 15 days. और ये 1 दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए ये कॉल मनी का वर्क होता है. तो आपको समझ में आ चुका होगा कॉल मनी क्या होता है. कॉल पे बात कर लेना, कॉल पे बात कर लेना कि हाँ कितना पैसा चाहिए. अब सपोज मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक को पैसा की आवश्यकता है, सीआरआर मेंटेन करना है. सपोज मान लो सीआरआर मेंटेन करना है. अब सीआरआर मेंटेन करना है तो सीआरआर मेंटेन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा. सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात. जब भी कोई जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई एक निर्धारित किए हुए हैं, रूल दिए हुए हैं कि जितना भी उसका टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखना, आरबीआई को देना पड़ता है, और नहीं देने पे उसको पेनाल्टी देना पड़ जाता है. और इसी कारण भी हो सकता है कि बैंक को पैसा मेंटेन करना पड़ता हो, इसके कारण वो कॉल मनी से इकट्ठा कर सकता है ना. एसएलआर के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है, किसी बिजनेसमैन को पैसा कर सकता है, लोन देने के लिए पैसा ले सकता है. तो वो कॉल मनी कॉल पे ही काम हो जाता है और अदर बैंक से पैसा इकट्ठा कर लेता है. डायरेक्ट बोलेगा कि एसबीआई को बोलेगा कि पैसा लाइए हमको, है ना, इतना चाहिए, 1 दिन से लेकर 15 दिन के लिए बैंक आपको पैसा दे देगा और आप उसको अपना बिजनेस अपना कर सकते हो, चला लोगे आप. तो वो चीज़ होता है कॉल मनी का काम. ठीक है, आगे देखिए. तो कॉल मनी का पूरा हिंदी लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं. देखिए वही पूरा लिखा हुआ, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लेते चलो और इसको नोट कर लो. आपको हम अलग से देखिए, अलग से कोई पीडीएफ के कब जरूरत पड़ता है, जब हम शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे. तो आपको डायरेक्ट हम ये सब लिख के दे दिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लो. अच्छे से एक अलग अलग कॉपी बनाइए और उसके हिसाब से आप नोट कीजिए अच्छे तरह से. गारंटी हम देते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास करोगे, हम देते हैं गारंटी. जैसे बता रहे हैं आप उस टाइप से पढ़ो, आपको अच्छे से क्लियर हो सकता है. अच्छे से आप 70%, 80%, 90% आप ला सकते हो. चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो, कोई भी बोर्ड से स्टूडेंट हो, पढ़ना तो सबको एक ही है ना. तो क्यों परेशान होना है, आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से कवर करेंगे. तो वही लिखा हुआ, अल्प सूचना ऋण का अभिप्राय ऐसे ऋण प्रपत्र से है जिसका भुगतान ऋणी अथवा ऋणदाता की इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जा सकता है. इसमें ऋण की अवधि 1 दिन से 15 दिन तक होती है. इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अल्प सूचना ऋण सर्वाधिक तरल होते हैं. इन्हें नकदी के बराबर ही माना जाता है. इनका प्रयोग प्रायः बैंकों द्वारा निम्न कारणों से किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एसएलआर है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को नियंत्रित करने के लिए, या आवश्यकता से अधिक नकदी को अल्पकाल के लिए निवेश करने के लिए, सीआरआर को एडजस्ट करने के लिए, बैंक रेट, रेपो रेट सब बढ़ेंगे, है ना. तो ये सब क्या है, आपका कॉल मनी होता है. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अच्छे से. अब आगे देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. अब देखिए इसको हम लोग सीडीएस के नाम से जानते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है वो भी थोड़ा समझते हैं. देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात अगर करें हम, तो it is a time or deposit which can be sold in the secondary market. Only a bank can issue CD. It is a bearer certificate or document of title. It is also a negotiable instrument and can be transferred easily. CD is issued by bank against the deposit kept by company and institution. The time period of CD range from 91 days to 1 year, मतलब 91 दिन से लेकर 1 ईयर्स के लिए होता है. These can be issued to individual. इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, कॉर्पोरेशन को दिया जा सकता है, कोई कंपनीज को दिया जा सकता है. टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, है ना. देखो कैसे फिक्स डिपॉजिट होता है उसी तरह से ये भी होता है, लेकिन थोड़ा ये चेंज होता है और उससे थोड़ा बढ़िया होता है.
और ये 91 दिन से लेकर 1 ईयर के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट क्या है आपका 14 दिन से शायद स्टार्ट होता है और उसका लिमिटेशन जब तक है आप ले सकते हैं। और ये हाईली लिक्विड हो सकता है कैश में, है ना, और अच्छा रेट भी मिलता है। तो ये है आपका CD डिपॉजिट एक तरह का है और हर कोई व्यक्ति ये इंडिविजुअल ले सकता है। अब इसका देखो ऊपर जमा प्रमाणपत्र एक विनिमय साध्य प्रपत्र है जिसका एक निश्चित अवधि के बाद बेचार द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है, इंडोर्स किया जा सकता है, किसी थर्ड पार्टी को हम इंडोर्स कर सकते हैं। इसका निर्गमन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अथवा भारतीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IDBI सब को दिया जा सकता है। जमा प्रमाण पत्र व्यक्तियों, संघ, कंपनी, निगमों आदि को निर्गमित किए जाते हैं। मतलब कोई भी पर्सन, आपके पास पैसा अगर 10 लाख रुपया है, 10 लाख जाकर दे दो, बोलो फिक्स डिपॉजिट नहीं करना, हमको CDS में जमा करना है, CDS में जमा कर देगा और वही वो आपके पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर देगा। जमा प्रमाण पत्र का अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख का होता है। एक निवेशक को न्यूनतम 25 लाख के जमा प्रमाण पत्र देने होते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई हम इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई आम व्यक्ति है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन 5 लाख हम कम से कम लगा देते हैं तो वो हो गया। लेकिन कोई इन्वेस्टर्स है तो उसको कम से कम 25 लाख रुपये लगाना पड़ जाता है, तो वो चीज़ भी है। और प्रमाण पत्र लेने आवश्यक होते हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट लेना होता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यही होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो पॉज करके आप लोग ले सकते हो और अच्छे से इसको देख लीजिए। जो डाउट होता है उस डाउट को आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का डिफरेंस देख लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, जिससे हम आपको बताया कि फिक्स डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे भी आपका डिफरेंस है। जैसे कि देखो CD और FD में डिफरेंस क्या है, तो CD आर फ्रीली नेगोशिएबल, CD आर फ्रीली नेगोशिएबल, ये फ्रीली नेगोशिएबल है, मतलब आप ये इसको नेगोशिएट कर सकते हो, आप आज़ाद हो नेगोशिएट करने के लिए, आप कहीं भी नेगोशिएट कर सकते हो। मतलब कि आपके पास अगर CDS सर्टिफिकेट है तो आप वो सर्टिफिकेट किसी और पर्सन को भी दे सकते हो। बात को समझ ना। और FDS आर नॉट फ्रीली नेगोशिएबल, और ये FD जो होता है वो फ्रीली नेगोशिएबल नहीं होता है, इसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको नेगोशिएट आप नहीं कर सकते हो, इसको आप किसी थर्ड पार्टीज को नहीं दे सकते हो। CD कैन बी इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 91 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए होता है ना। लेकिन इसका देखो 14 डेज से लेकर आपका मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। CDS आर इशूड एट डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड, मतलब डिस्काउंट भी इशू होता है। और ये जो होता है इशूड फॉर एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड, जितना आपके पास है उसी के हिसाब से आपको डिपॉजिट होगा। अब जैसे CDS बनाया गया कि भाई ये 100 रुपये वाला CDS है लेकिन 90 रुपये डिपॉजिट कर दीजिए तो हो गया। लेकिन फिक्स डिपॉजिट ऐसा तो नहीं है ना, आपको 100 रुपया तो 100 रुपये जमा करना होगा। तो ये डिफरेंस है CD और FD का, है ना। CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अब FD से अच्छा है, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में हम करते हैं ना उससे अच्छा है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। CDS जो है ना वो आपको FD से बढ़िया रिटर्न देता है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, तो अच्छे से क्लियर हो चुका है आपका। हम ये पांचों इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल के बारे में, कॉमर्शियल पेपर के बारे में, कॉमर्शियल बिल के बारे में, क्या बोलते हैं कॉल लोन के बारे में, या कॉल मनी जो भी बोलो, और एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होती है। ये 5 आपका सोर्सेस है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। तो अगर आप मनी मार्केट में अगर पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आप समझो कि 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे ज़्यादा दिन के लिए आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा होता है ट्रेजरी बिल, आप ट्रेजरी बिल में पैसा लगाइए, रिस्क नहीं ज़्यादा, इसमें रिस्क नहीं है, सिक्योर्ड होता है, आपको लॉस तो होगा नहीं है, ठीक है। तो आप सिक्योर्ड रहते हो और उसके हिसाब से आप काम कर पाओगे। तो यही आपका है, यही आपका फाइनेंशियल मार्केट है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 2 आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप फाइनेंशियल मार्केट में बताएं कि इन्वेस्ट कैसे होता है, लेकिन शेयर्स वगैरह, बहुत सारे स्टूडेंट शेयर्स के बारे में जानते हैं कि शेयर है, नाम सुने होंगे शेयर्स के बारे में, लेकिन शेयर होता क्या है ये नहीं जानते। हालांकि ये सब भी शेयर्स का पार्ट है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए है।
आपको हम फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप्स बताए कि क्या कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होता है। तो मनी मार्केट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो लॉन्ग पीरियड वाले हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हुए हैं, जिसमें मनी मार्केट हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हुए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट को देखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।